नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। अजोला चारा उत्पादन योजना पर 100% अनुदान की सुविधा। काजू सम्मेलन में कृषि मंत्री ने दिया निर्देश, कहा ग्रामीण स्तर पर करें काम। एक मुलाकात सफल किसान के साथ। अब समाचार विस्तार से। अजोला एक पौष्टिक चारा है। इसे गाय, भैंस जैसे दुधारू पशुओं को खिलाने से दूध उत्पादन में वृद्धि होती है। इसी उद्देश्य को लेकर झारखंड के सभी जिलों में सरकार द्वारा अजोला उत्पादन योजना चलाई जा रही है और इससे लाभ उठाने के लिए पशुपालकों को 100% अनुदान भी उपलब्ध कराया जा रहा है। ये एक अजोला कल्चर है जो कि आप गाय और भैंस के लिए बहुत ही लाभदायक है और इसको प्राप्त करने के लिए वायब केंद्र प्रभारी से इसको प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आप झारखंड ज़िले में 24 ज़िले में 760 केंद्र हैं और 760 केंद्र से भी ये प्राप्त किया जा सकता है और वो भी निःशुल्क। और इसको आप गाय और भैंस को खिला कर उससे प्रोटीन्स और वसा प्राप्त कर सकते हैं। कांके रोड स्थित हॉलिडे होम में काजू फसल पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में राज्य के कृषि मंत्री श्री योगेंद्र साव ने राज्य के वरीय कृषि अधिकारियों को काजू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण स्तर पर कार्य करने का निर्देश दिया। बहुत बड़ा यहाँ पर कार्यक्रम इंडिया लेवल पर यहाँ पर करवा रहे हैं और काजू के क्षेत्र में चूँकि पठारी क्षेत्र होने के बावजूद भी हम बंजर भूमि को पलायन यहाँ झारखंड से हो रहा है, किसानों को प्रेरित नहीं किया जा रहा है, जिसके चलते ये बहुत बड़ा मिशन है और इस मिशन के तहत हम काजू में बढ़ावा दे सकते हैं। लोगों को एम्प्लॉयमेंट का इसमें बढ़ावा मिलेगा और काजू के क्षेत्र में किसान लोग अगर आत्मनिर्भर हो जाते हैं तो निश्चित रूप से इसमें एक बहुत बड़ा लोगों को जो है इसमें आमदनी का स्रोत बढ़ेगा और काजू पर हम झारखंड को आत्मनिर्भर बनाएंगे। किसान भाई अपनी गोभी वर्गीय फसल को पत्ती छेदक कीट से बचाने के लिए शुरुआती दौर में ही जैविक कीटनाशी दवा डाइपेल से तैयार घोल का फसल पर छिड़काव करें। इसके अलावा इंडोक्सा कार्फ या लार्वी नामक दवा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फूल गोभी और पत्ता गोभी के पौधे जब छोटे होते हैं तब उसे पत्ती छेदक कीट से बचाने पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पौधों की नवजात अवस्था में ही पत्ती छेदक कीड़े कोमल पत्तियों को खाकर उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। पत्ती छेदक कीट से बचाव के संबंध में कृषि विशेषज्ञ की सलाह है। किसान भाइयों, आपकी फूल गोभी, पत्ता गोभी और जो अलग दूसरी गोभी वर्गीय फसल हैं उसके अर्ली स्टेज में पत्ता छेदक कीट से बचाव के लिए बीटी बैसिलस thuringiensis डाइपेल के नाम से मार्केट में मिलता है, उसको 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के दर से छिड़काव करके आप अर्ली स्टेज में बचा सकते हैं, क्योंकि ये जैविक कीटनाशक है। इसके साथ साथ अगर आपकी फसल में एंडोक्साकार्प, सक्सेस जो स्पाइनोसेड और या फिर लार्विन को 2 ml 1 ग्राम 2 ml और या 2 ग्राम को 1 लीटर पानी में मिला करके इस कीट से आप छुटकारा पा सकते हैं। और अगर आपका पौध ही अच्छी तरह से सुरक्षित रहेगी तो निश्चित रूप से आपका पेड़ जो बाद में जो फूल है वो भी अच्छा बनेगा। इसके लिए आप अर्ली स्टेज में सावधानी बरतने की जरूरत है। जो किसान कद्दू की आगाद खेती से अच्छी आमदनी प्राप्त करना चाहते हैं वो इसके बेहतर उपज प्राप्त करने के लिए कद्दू के उन्नत प्रभेद ढोली सफेद, पूसा मंजरी, पूसा नवीन या अर्का बहार लगाएं। सब्जी फसल कद्दू की आगाद खेती के लिए बलुई दोमट या मटियार दोमट मिट्टी वाले खेत का चयन करें। प्रति थाला 3 से 5 पुष्ट बीज सीधे बोएं। पौधों के बीच 2.5 से 3 मीटर की दूरी रखें। इन बातों को ध्यान में रखते हुए कद्दू के बेहतर उत्पादन के लिए किसान ढोली सफेद, पूसा मंजरी, पूसा नवीन या अर्का बहार नामक उन्नत प्रभेद लगाएं। इनकी उत्पादन क्षमता 150 से 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। जो किसान सब्जी फसलों की खेती कर रहे हैं वो अपने खेतों में नाली खोदने, मेढ़ बनाने और फसलों की निकाई गुड़ाई करने के लिए कृषि उपकरण डच हो का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी कार्य क्षमता 12 से 15 डेसिमिल प्रतिदिन है। अब वक्त हो चला है एक सफल किसान से मिलने का, तो आइए हम उनसे रूबरू होते हैं और जानते हैं कि उनकी कामयाबी का राज क्या है। आइए आज मिलते हैं एक ऐसे कामयाब किसान से
जो अपनी फसल से बेहतर उपज हासिल करने के लिए खेतीबाड़ी से जुड़े हर छोटे बड़े काम पर बारीक नज़र रखते हैं और कोई भी परेशानी हो तो त्वरित कार्रवाई करते हैं। ये फूलगोभी की खेती है, ये 2-2.5 महीना में तैयार हो जाएगा। इसके अलावा और बीन उन भी लगाते हैं, मिर्चा है, बाल बच्चा है, एक लड़का है 2 लड़की है। पढ़ाया मेरा तो इंटर तक हुआ है, बच्ची सब तो पढ़ रहे हैं अभी। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 2000 रुपये से 2200 रुपये, चावल मध्यम 2500 रुपये से 2700 रुपये, चावल उत्तम 3000 रुपये से 4500 रुपये, गेहूँ 1600 रुपये से 2100 रुपये, चना 3800 रुपये से 4200 रुपये, दाल अरहर 5500 रुपये से 6800 रुपये, दाल मसूर 4500 रुपये से 5400 रुपये, दाल चना 4700 रुपये से 5500 रुपये, सरसों तेल 8600 रुपये से 9400 रुपये, चीनी 3300 रुपये से 3400 रुपये, आलू 1300 रुपये से 1600 रुपये और प्याज 3000 रुपये से लेकर 3300 रुपये प्रति क्विंटल रहा। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, किसान भाइयों नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, खेती बाड़ी का काम जब हम करते हैं तो भूमि भंडारण और विपणन तक कई चरणों से हम गुजरते हैं। इन्हीं में से एक चरण कीट प्रबंधन का भी होता है। बहुत सारे किसान भाई ऐसे हैं जो इस वक्त रबी, तिलहनी और दलहनी फसलें या तो लगा चुके हैं या लगाने की सोच रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि इनमें कीट लग जाते हैं। ऐसे में क्या उपाय किया जा सकता है, कीट लगने से के कौन कौन से लक्षण हो सकते हैं, इन तमाम बातों की जानकारी आपके पास होनी चाहिए।
जी हाँ किसान भाइयों, इसी विषय पर आज हमारी बातचीत होगी और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर देवेंद्र प्रसाद, जो कि बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में कार्यरत हैं बतौर मुख्य वैज्ञानिक कीट विज्ञान विभाग में। डॉक्टर साहब, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। किसान भाइयों, अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तिलहनी दलहनी फसलों में कीट लगने से संबंधित, तो आप सीधे डॉक्टर साहब से बातचीत कर सकते हैं। तो नोट कीजिए हमारा फ़ोन नंबर। हमारा फ़ोन नंबर है 0651 2282 तो आप डॉक्टर साहब से बात कीजिए, सलाह लीजिए ताकि फसल अच्छी हो। डॉक्टर साहब, इससे पहले कि कोई किसान भाई जुड़े हमसे, हम किसान भाइयों की तरफ से ये जानना चाहेंगे कि जो तिलहनी दलहनी फसलों की जो हम खेती करते हैं, तो सबसे पहली प्रक्रिया क्या हो जब हम लगाएं, उसी वक्त कौन सी ऐसी प्रक्रिया हम अपना लें ताकि कीट लगने का जो भय हो वो कम से कम हो। जैसा कि आपने पहले प्रारंभ में बताया कि खेत की जुताई से लेकर भंडारण तक, तो किसान भाइयों को मैं भी यही सलाह देना चाहता हूँ कि खेत की जुताई से लेकर भंडारण तक जो जो उपाय अपनाया जाता है उसको हम अनुकरण करें। कहने का मेरा मतलब है कि बहुत से कीड़े मकोड़े वैसे होते हैं जो मिट्टी के अंदर में छिपे रहते हैं या खरपतवार में छिपे रहते हैं, डंठल में छिपे रहते हैं, खूंटियाँ में छिपे रहते हैं। तो प्रारंभिक अवस्था में ही जब खेती लगाने के पहले किसान भाइयों को चाहिए कि खेत में जो भी खरपतवार है, डंठल है, खूंटियाँ हैं, उसको जमा करके या तो जला दें और अगर सड़ने लायक है तो खेत के किसी कोने में गड्ढा बना करके उसको वहीं दबा दें ताकि वो सड़ करके खाद के रूप में बन जाए। बिल्कुल। और उसके बाद अगर जैसे जाड़े के मौसम के बाद जब कटता है मार्च में या अप्रैल के प्रारंभिक अवस्था में, और उसके बाद हमको समय मिलता है, किसान भाइयों को समय मिलता है, तो उस समय ही इसको नष्ट कर दें खरपतवार को। और जब भी मौका मिलता है, नमी मिलती है खेत में, तो उसको गहरी जुताई कर दें, कम से कम 6 इंच मिट्टी पलटने वाला हल से कर देते हैं ताकि जो ज़मीन में जो कीड़े मकोड़े या दीमक रहते हैं वो ऊपर में आते हैं और उसको चिड़ियाँ खा जाती है, चुन करके नष्ट कर देती है। तो ये प्रक्रिया अपनाने की बात है। उसके बाद जब खेत की जब अंतिम तैयारी करते हैं तो कीड़े के अलावे रोग भी लगते हैं, क्योंकि रोग का जन्म कुछ मिट्टी में होता है, बीज सटे होते हैं और हवा के द्वारा भी फैलता है। तो मिट्टी में रोग से बचाव करने के लिए सड़ा हुआ गोबर, या हम लोग कहें कि अगर गोबर में 1 किलो, अगर 100 किलो गोबर जो है कम से कम 1 महीना पुराना हो और उसमें 1 किलो ट्राइकोडर्मा ये जो फंगीसाइड है, फफूंदनाशी है, तो इसको अगर मिला दें और उसको 15 दिन तक किसी भी जूट के बोरे से उसको नमी बना करके रखते हैं और बीच बीच में 4-5 दिनों के अंतर पर उसको पलटते रहते हैं, तो ये जो ट्राइकोडर्मा जो मैं बता रहा हूँ फफूंदनाशी, वो पूरे गोबर में फैल जाता है और उसी गोबर का प्रयोग करना चाहिए खेतों में। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, हम यहाँ रोकना चाहेंगे, किसान भाई हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए। हेलो जी, नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कौन बोल रहे हैं? नमस्कार सर। कौन बोल रहे हैं? जी, हम विवेक कुमार बोल रहे हैं। विवेक जी, बहुत स्वागत है। क्या प्रश्न है आपका? जी सर, हमारा चना का खेत है जी, उसमें नीम का छिड़काव कर सकते हैं कि नहीं, भाई डॉक्टर साहब से पूछना था। अच्छा, चना तो लगा चुके हैं आप? जी, लगा चुके हैं सर। हाँ, तो बड़ा अच्छा आपने प्रश्न किया। कहाँ से बोल रहे हैं? जी, कहाँ? जी, हम रांची से बोल रहे हैं, नगड़ी से। देखिए, बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। मैं आपके अलावे और भी किसान भाइयों को बता देना चाहता हूँ कि ये जो नीम से जो कीटनाशक बनता है, वो चाहे चना हो, चाहे तिलहनी फसल हो या किसी तरह का कोई भी फसल हो और कोई भी कीड़े मकोड़े लगता हो, रोग लगता हो, उसमें इसका छिड़काव आप अवश्य कर सकते हैं। बहुत ही कारगर पाया गया है। अगर खास करके आप नीम के बीज से दवा बनाते हैं घर में, तब तो और भी कारगर होता है।
बिल्कुल विवेक जी, उम्मीद है कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। डॉक्टर साहब, इसी क्रम में हम जाने, ये तो प्रारंभिक अवस्था में जब हम लगा रहे हैं, लेकिन अभी मैं बता रहा था, एक पॉइंट में मतलब छूट गया कि ये जो ट्राइकोडर्मा से जो गोबर को मिला करके 15 दिनों में उसको अच्छी तरह से पलट करके जब खेतों में डाल देते हैं और बढ़िया से जुताई करने से मिला देते हैं, तो जो भी खेत में जीवाणु होते हैं जो पौधे को मारते हैं, उकठा रोग लग जाता है, चना में उकठा रोग लग जाता है, आपका और भी दूसरे फसल में लग जाता है, तो उसको ये नियंत्रित करता है प्रारंभिक अवस्था में। बिल्कुल। और बीजोपचार तो करना आवश्यक है। बिल्कुल, ये तो बात हो गई जब हम फसल लगाने की बात करें, लेकिन इस वक्त बहुत सारे ऐसे किसान भाई जो तिलहनी और दलहनी फसल लगा चुके हैं और कुछ में पत्ते भी आगे होंगे, क्या इस वक्त कुछ कीड़े लगने का डर होता है उनमें? एकदम होता है। ये एक तो जैसे आपका तिलहनी फसल है, सरसों की बात होती है, अगर सरसों प्रारंभिक अवस्था में लगा हुआ है, 4-5 पत्ते आते हैं, तो एक उसमें साफ लाई है, मतलब एक मक्खी होता है जो अंडे देने के बाद उससे जो पिल्लू निकलता है वो उसका रंग प्रायः काला भूरा रंग का होता है और ये दिन में मिट्टी में छिप कर रहता है और जैसी संध्या समय होता है ये उस पर चढ़ करके वो पत्तियों को पूरा छेद कर देता है, खा जाता है। तो पता कैसे चलता है? वो पत्तियों के ये से पता चलता है कि ये कीड़ा लग पूरा खा जाता है, पत्तियों को खा जाता है पूरा। अच्छा। प्रारंभिक अवस्था में। तो ये प्रारंभिक अवस्था में उसके लिए हम लोग एक दवा का प्रयोग जैसे करते हैं, डाइक्लोरभॉस। डाइक्लोरभॉस जैसी संध्या समय या सुबह में उसका प्रकोप होता है, उसी समय डाइक्लोरभॉस का छिड़काव करें 1 लीटर में 1 ml, तो ये बड़ा काफ़ी इफेक्टिव, काफ़ी कारगर पाया गया है। इसके अलावा बहुत सारी फसलों में जो कीड़े लगते हैं, जैसे कौन कौन से कीड़े लगते हैं और किस तरह से बचाव किया जा सकता है? बड़ा अच्छा प्रश्न आप कर रहे हैं, किसान भाइयों को भी जानकारी होना चाहिए। सबसे पहले मैं चना की बात करता हूँ। चना में चना का फली छेदक का प्रकोप सबसे अधिक होता है। ये चना का फली छेदक जो है प्रारंभिक अवस्था में जब फलियाँ नहीं बन पाती हैं, जब पत्तेदार अवस्था में ये पिल्लू जो है पत्तियों को खाता है, लेकिन जैसे ही फली बनना प्रारंभ हो जाता है, दाने बनने शुरू हो जाते हैं, ये पिल्लू जो है फलियों में छेद करके दाने को खा जाते हैं। और सबसे अच्छा पहचान ये फली छेदक का है कि आगे का भाग जो मुंह का पोर्शन होता है फली छेदक का, वो फलियों के अंदर प्रवेश कर देते हैं और पिछला भाग वो बाहर हवा में लटका हुआ रहता है। और एक फली को खाने के बाद, एक फली में जो बीज को खाने के बाद दूसरा फली पराक्रमण करता है, इस तरह से फलियों को काफ़ी नुकसान करता है। तो इसके लिए ये जो फली छेदक है वो कभी कभी मसूर में भी लगता है। मसूर में तो ज़्यादा नुकसान नहीं होता है, लेकिन कभी कभी नुकसान होता है। इसके अलावा मटर में भी देखा गया है नुकसान। तो इसके लिए नियंत्रण करने के लिए नियंत्रण की बात करेंगे, लेकिन पहले एक फोन ले लेते हैं जी। हेलो जी, नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में विजय कुमार महतो तमाड़ से बोल रहे हैं जी। बोलिए विवेक जी। अच्छा, हम लोग खेसारी दाल का खेती करते हैं। अच्छा। तो उसमें फूल आने के समय थोड़ा फल लगता है, उसमें बहुत सारे मोटे मोटे कीड़े लग जाते हैं। अच्छा। हाँ महतो जी, तो उसके लिए कौन सा दवा लगाना चाहिए? हाँ महतो जी, ऐसा है कि जब मोटे मोटे जब पिल्लू आता है ना, तो उसके लिए दवा नोट किया जाए। एक दवा बड़ा अच्छा भी आ रहा है, इंडोक्सा कार्ब। इंडोक्सा कार्ब 10 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर दवा, और उसमें अगर 10 लीटर पानी हो तो 10 ग्राम सर्फ या कपड़े धोने वाला पाउडर, या पाउडर नहीं हो तो कपड़े धोने वाला कोई भी साबुन हो, 10 ग्राम। थोड़ा सा अलग पानी ले लीजिए, कोई भी बर्तन में आधा लीटर पानी ले लें, हल्का गर्म कर दीजिए पानी को, और उसी में सर्फ हो या कपड़े धोने वाला पाउडर हो या साबुन कपड़े धोने वाला हो, अच्छी तरह से घोल बना करके कीटनाशक घोल में मिला दें, उसके बाद आप छिड़काव करें। बिल्कुल, तो ये बहुत ही कारगर होता है। डॉक्टर साहब, आप बता रहे थे कि चना में, मटर में, मसूर में, कुछ तिलहनी दलहनी फसलों में जो लगते हैं, जी, कौन कौन से कीड़े लगते हैं, उनका बचाव क्या है, जो आप दवा के बारे में जो अभी वही मैं बता रहा था, फली छेदक। और
फली छेदक के लिए जैसे अभी मैं दवा बताया महतो जी को, इंडोक्सा कार्ब, ये काफ़ी मतलब कारगर साबित हो रहा है। इसके अलावे अगर कभी कभी ज़रूरत पड़े तो एक और दवा है लैम्डासिहालोथ्रिन। लैम्डासिहालोथ्रिन 10 लीटर पानी में 5 ml का घोल बनावें, और कोई भी दवा बनाते हैं जितना लीटर पानी हो उतना ग्राम सर्फ अवश्य मिला दें, तो बहुत ही और भी उसका एक्शन बढ़ जाता है। बिल्कुल। एक फ़ोन ले लेते हैं डॉक्टर साहब। हेलो। हेलो जी नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। नमस्ते। क्या प्रश्न है? सर हम देवघर से बोल रहे हैं। जी हाँ ठीक। हमने चना की खेती की है, तो उसमें छोटे उनके साथ लगता है हमारा ठीक है। मैं बता देता हूँ, उसमें छोटे छोटे पिल्लू लग रहे हैं, छोटे छोटे पिल्लू लग रहे हैं उसमें। तो उसके लिए अभी मैं जो दवा बताया इंडोक्सा कार्ब, इंडोक्सा कार्ब 10 लीटर पानी में 5 ml 5 मिलीलीटर दवा का घोल बना दें, और जैसा कि मैं बताया कि 10 लीटर पानी है तो 10 ग्राम सर्फ या कोई भी कपड़े धोने वाला जो पाउडर है उसमें आप अच्छी तरह से मिला करके, अगर हल्का गर्म पानी में घोल करके सर्फ को मिला देते हैं तो काफ़ी काम करता है। मैं अपने ही से इसका जवाब दे देता हूं किसान भाई कि सर्फ को थोड़ा गर्म पानी में घोलने से अच्छी तरह घुल जाता है, ठंडा पानी में अच्छी तरह से नहीं घुलता है, इसलिए गर्म पानी में उसको तो ये करके नोजल को बंद करने का डर होता है। बिल्कुल, इसलिए थोड़ा गर्म पानी में कर दे। एक फ़ोन और ले लेते हैं। जी। हेलो जी, स्वागत है आपका। क्या प्रश्न है? नीम का जो है ना सर, जी जी, ये घोल दवा जो बोल रहे हैं वो बताइए थोड़ा किस तरह बनाया जाता है। अच्छा, हाँ, कहाँ से बोल रहे हैं आप? बोकारो से बोल रहे हैं। नाम बताइए। परमेश्वर महतो। हाँ महतो जी, अगर नीम के बीज से दवा बनाना चाहते हैं घर में तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये सबसे सुरक्षित है। और अगर पहले तो है कि नीम का फलियां जब पक जाती है, पिल्ला हो जाता है, उसको डाली को हिलाइएगा, पिल्ला जितना फलियां है नीचे आ जाता है, उसको जमा कर लें। और चूँकि बीज को निकालना है तो थोड़ा हल्का गर्म पानी कर लें, उसमें फलियां, पका हुआ फलियां को डाल दें, और कोई भी जूट का बोरा फटा पुराना दोनों हाथ से अगर आप रगड़ते हैं तो छिलका और गुदा अलग हो जाता है और बीज अलग हो जाता है। तो बीज को हम लोग 2 दिन तक, 1 से 2 दिन अच्छी तरह सुखाएं। अगर 2 दिन में नहीं सूखता है तब ज़्यादा दिन धूप में नहीं रखते हैं, क्योंकि उसका गुणवत्ता कमज़ोर हो जाता है। उसको छाया में 1 सप्ताह 10 दिन 15 दिन छोड़ दीजिए, अच्छी तरह से सूख जाता है तो जमा करके रख लें, और जब ज़रूरत है तब उससे दवा बनाते हैं। दवा बनाने का प्रक्रिया है, मान लीजिए कि 1 किलो बीज से दवा बना रहे हैं, तो अगर कल दवा का छिड़काव करना है तो आज तैयारी करेंगे। सबसे पहले उसको धूल बना दें, चूर्ण बना दें 1 किलो का, और आज शाम में ही 5-6 बजे 20 लीटर पानी में 1 किलो का जो चूर्ण बनाएं उसको अच्छी तरह से मिला दें और रात भर छोड़ दें। रात भर 10 से 12 घंटा फूलेगा, सुबह में अच्छी तरह से मिला दें, उसको पूरा घांट दीजिए। अच्छी तरह से मिल जाए तो पतला कपड़ा जो सूती का है, घर में साड़ी है, धोती है सूती का, उससे छान लें, और छाना हुआ ये घोल जो आपका नीम हो गया, उसमें आप 20 ग्राम कपड़े धोने वाला जो सर्फ बताया मैं, थोड़ा अलग आधा लीटर अलग गर्म पानी कर लें, उसमें बढ़िया से घोल लें और नीम का घोल में मिला दें, और उसके बाद छिड़काव करें। तो ये सबसे कारगर दवा बनता है। किसी तरह के कीड़े मकोड़े हो, चाहे लाही हो, मधुआ हो, सफ़ेद मक्खी हो, पिल्लू हो, सब में काम करेगा, बहुत अच्छा काम करेगा हर फसल में। बिल्कुल जी। डॉक्टर साहब, कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि किसान भाई कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं, लेकिन कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं, लेकिन उनको सही मात्रा नहीं मालूम होता है या कब इसका प्रयोग करें। कई बार फसलों को भी नुकसान होता है और स्वास्थ्य को भी नुकसान होता है, तो किसान भाई ऐसे में क्या करें? किसान भाई बहुत अच्छा प्रश्न किए हैं। ये क्या होता है कि दवा कब देना चाहिए, ये सबसे मुख्य बिंदु है। किसान भाई दवा देने का समय, उसके लिए आप फसलों को देख रेख बराबर करते रहें।
जैसे ही खेती लगाए हैं या अगर 1 एकड़ में खेती लगाते हैं तो प्रतिदिन खेतों पर जाएं और कम से कम 1 एकड़ में 10 से 15 पौधे को रोज निरीक्षण करें जहाँ तहाँ। और अगर पत्तियाँ सही है, खाया हुआ नहीं है, पिल्लू दिखाई नहीं पड़ रहा है तो कोई बात नहीं है, लेकिन जिस दिन पत्तियाँ खाया हुआ दिखाई पड़े, छेद दिखाई पड़े या पिल्लू दिखाई पड़े तो कोशिश करें, अगर आज देखे हैं कोशिश करें कि कल दवा दे दें, ये घरेलू उपचार। अगर कल नहीं करते हैं तो किसी हालत में परसों अवश्य कर दें। तो ये जो नीम का दवा मैं बताया उसको उसी हिसाब से आप छिड़काव करेंगे तो किसी तरह के कीड़े मकोड़े को आप आसानी से रोक सकते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत संक्षिप्त में हम ये जानना चाहेंगे कि जो किसान भाई फसल लगाते हैं, घरेलू उपाय भी करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि घरेलू उपाय के दौरान कुछ गड़बड़ियाँ उत्पन्न हो जाती है, मात्रा में कुछ गड़बड़ी हो जाती है। आपने सर्प के बारे, कुछ किसान भाइयों के मन में ये भी बात आ रही होगी सर्प का क्यों उपयोग करें उसमें, हाँ, इसके बारे में ये भी बड़ा आपने प्रश्न अच्छा किया। बहुत सा किसान चूँकि पूछ नहीं पाते हैं, जानकारी नहीं है, तो किसान भाई जो मैं बताया सर्फ हुआ या कपड़े धोने वाला पाउडर हुआ या नहीं मिलता है साबुन का ही घोल हुआ 1 लीटर में 1 ग्राम, तो इसको अगर इसका घोल जब भी कोई भी कीटनाशक में मिलाते हैं तो उस कीटनाशक का जो तीव्रता बढ़ जाती है, एक तो यह हुआ। दूसरी बात क्या है कि अगर पत्तियों पर 1 बूंद भी कीटनाशक का पड़ता है तो साबुन के कारण पत्तियाँ पूरे पत्तियों पर फैल जाता है दवा। और तीसरी बात है कि अगर बरसात, थोड़ा मौसम खराब हो गया, थोड़ा बारिश हो रही है हल्की, तो उससे भी ये जो कीटनाशक है जल्दी मतलब उसको धो नहीं पाता है बारिश का पानी, तो वो चिपक जाता है पत्तियों पर। बिल्कुल, इसका इसलिए मिलाना आवश्यक है। बिल्कुल। तो किसान भाइयों, जैसा कि आपने सुना कि बहुत सारे फ़ायदे हैं कीटनाशकों का उपयोग आप बिल्कुल समुचित ढंग से करें, सही ढंग से करें, ताकि स्वास्थ्य का भी कोई नुकसान नहीं हो और फसल को भी कोई नुकसान नहीं हो। और बिल्कुल सुझावे जो उपाय हैं आप घरेलू नुस्खों का भी प्रयोग कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाइयों को आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और किसान भाइयों आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। जोहार।